हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। इसमें पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण कहते किसे हैं। मान के चलेंगे हमारे पास एक कांच का गोला है, क्लियर। अगर इस गोले को दो भागों में तोड़ दें, ये मान के चले हमने दो भागों में तोड़ दिया, क्लियर। उसके बाद एक भाग में बाहर की तरफ कलाई करनी है और अंदर वाले भाग को परावर्तक बनाना है। परावर्तक मतलब इसमें प्रकाश का परावर्तन हो सके, क्लियर। तो इस भाग को हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जो कि हम अब तक पढ़ चुके हैं। और दूसरे वाले भाग में अंदर की तरफ हमें कलाई करनी है और बाहर वाले भाग को क्या करना है? परावर्तक बनाना है। बाहर वाले भाग को क्या करना है? परावर्तक बनाना है। यानी कि इसमें बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। इसका मतलब ये है कि किसी खोखले गोले का वह भाग जिसमें अंदर की ओर कलाई कर दी जाए और बाहर वाला पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे मान के चलेंगे ये हमारा गोला है, अगर इस वाले पृष्ठ पर हमने अंदर कलाई कर दी और बाहर वाला पृष्ठ हमने परावर्तक बना दिया, तो जो दर्पण हमें प्राप्त होगा वो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। कौन सा उत्तल दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। इसमें कुछ परिभाषा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे द्वारक किसे कहते हैं। तो किसी भी दर्पण के, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वृत्ताकार चाप, ये वाला चाप यहाँ से यहाँ तक का जो वृत्ताकार चाप है, इस चाप को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब किसी भी दर्पण के वृत्ताकार चाप को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, क्लियर है। दूसरा देखेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, क्लियर है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी बात करें तो अवतल दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु अवतल दर्पण का ध्रुव कहलाता है और उत्तल दर्पण के पृष्ठ का मध्य बिंदु उत्तल दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। अगर यहाँ की बात करेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण हमारा जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। अब देखेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? हमारा गोला। गोले की एक त्रिज्या भी होगी, यही त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। अब देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले अक्ष को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, क्लियर। अब देखेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है? हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखेंगे ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है? इसका ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के ठीक सामने बनता है। यानी कि अगर प्रकाश की किरण आएगी तो मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। प्रकाश की किरण आएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। कितनी भी प्रकाश की किरण आए, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। तो जहाँ पर भी हमारी जो रेखाएं मिलती हैं वही कहलाती हैं मुख्य फोकस, क्लियर है। उत्तल दर्पण की बात करें कि मुख्य फोकस कहाँ होता है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, क्लियर है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है।
मतलब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर, ये हमारा मुख्य फोकस है, इसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरण, मान के चल रहे हैं यहाँ से ये प्रकाश की किरण आएगी इधर मुख्य फोकस की ओर, और परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है इस प्रकार इधर। क्लियर है, इधर आएगी और हमें प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है। क्लियर। इसी प्रकार और प्रकाश की किरण आए, मान के चल रहे हैं इधर, और किधर से आएंगी, ऐसे आएंगी, और परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। अगर इधर से देखें तो मुख्य फोकस की ओर आती हैं ऐसे, और मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं इस प्रकार, और परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। क्लियर। फिर से देखेंगे, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये सभी प्रकाश की किरणें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तल दर्पण की ओर आ रही हैं। परावर्तन के पश्चात, किसके, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, ये निकल गई मुख्य अक्ष के समांतर, सभी रेखाएं समांतर निकल जाती हैं किसके, मुख्य अक्ष के। ये दूसरा पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण या फिर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। मतलब ये हमारा उत्तल दर्पण है, अगर यहाँ से हम प्रकाश की किरण डालें कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, ये तो आ रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, उसी दिशा में वापस चली जाती है। फिर से देखेंगे, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। क्लियर है। इसका अगला पॉइंट है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। मतलब ये हमारा उत्तल दर्पण है, अगर बिंदु P की ओर एक आपतित किरण आ रही है, ये हमारी किरण है, तो बिंदु P पर आने के बाद ये तिर्यक रेखा में ही परावर्तित हो जाती है। क्लियर है। मतलब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में बिंदु P की ओर आने वाली किरण बिंदु P पर आने के बाद परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख। सबसे पहले देखेंगे, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि वस्तु अनंत पर रखी है। अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रकाश की किरण अनंत से आएंगी और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, वापस लौट जाती हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि ये मुख्य फोकस से होती हुई आ रही हैं। इसी प्रकार अगर ये प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तित होकर वापस आ जाएगी और हमें लगेगा कि ये इसके मुख्य फोकस से होकर आ रही है। अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हमारा दर्पण है, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर सीधा और एक बिंदु के बराबर, यानी कि बहुत छोटा बनेगा। क्लियर। अगर हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है, मान के चल रहे हैं ये हमारे अनंत और ये है ध्रुव, इसके बीच में कहीं पर रखी है, तो एक प्रकाश की किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात लौट जाएगी और हमें महसूस होगा कि ये किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। क्लियर। एक किरण जाएगी यहाँ से सीधे कहाँ पर, वक्र केंद्र की तरफ, जहाँ पर ये कटान बिंदु होगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बन रहा है, सीधा। कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे, और कहाँ पर बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में। मतलब जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच में, सीधा और आभासी। क्लियर है, जैसा कि आपको सारणी में दिखाई दे रहा है। अगर इनके उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग वाहनों में किया जाता है साइड देखने के लिए। अगर बात करें कि इनको ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें साइड का, पीछे का अधिकांश भाग दिखाई देता है
और प्रतिबिंब सीधा बनता है इसका, इसीलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। क्लियर है। अब देखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें बिंब यानी कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होगी। किधर होगी? लेफ्ट हैंड साइड में होगी, यानी कि प्रकाश की किरण बाईं ओर से आपतित होंगी। और दूसरा पॉइंट होगा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, चाहे इधर हो या इधर हो। कहां से नापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। क्लियर। अब देखेंगे जैसे कि आपने इस चतुर्थांश देखा होगा, यहां पर ये मूल बिंदु होता है 0 0। मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होती हैं? पॉजिटिव, यानी कि एक्स अक्ष कैसा होता है यहाँ पर? पॉजिटिव, और इधर कैसा होता है? नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ पर मान लो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, और बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। इसी प्रकार वाई अक्ष पर देखेंगे तो वाई अक्ष पर ऊपर की दूरियां कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, मतलब ऊपर वाली सभी दूरियां कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, और नीचे वाली सभी दूरियां कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। अगर मान के चल रहे हैं हमारी वस्तु यहां पर रखी है, ठीक है, अगर यहां से यहां तक की दूरी नापेंगे तो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां से यहां तक मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी नाप रहे हैं, और यहां से यहां तक की दूरी जो वस्तु की दूरी होगी कितनी होगी? यू हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? यू हमेशा नेगेटिव होगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? उसके सामने। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहां से नापेंगे? यहां से नापेंगे बाईं ओर, और बाईं ओर कैसा चिन्ह लेंगे? नेगेटिव। क्लियर है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? राइट हैंड साइड में। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर हम दर्पण के सूत्र की बात करें तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहां पर अगर v की बात करें तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, और ये क्या है? फोकस दूरी।